हेलो, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट ना। बहुत टाइम पहले मैंने प्रॉमिस किया था सबको कि एक बहुत फ्रेंड्स ने भी मुझे बोला था, मेरे साथ जो कलीग्स थे वो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो दे वर लाइक कि चलो कुछ स्टार्ट करते हैं। तो फिर फाइनली हम लोग ने स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट डे है हमारा, और नियोनेट के ऊपर ये फर्स्ट डे था। 30 क्वेश्चंस है, उसका डिस्कशन ऐसे ही होगा। थोड़ा सा इजी रहता है, टेलीग्राम पे क्वेश्चंस आंसर्स हम टाइप कर पाते हैं। तो जिसको भी अगर ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का चैनल ये ज्वाइन कर सकता है वो। अभी उसमें 30 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट हमारा नियोनाटोलॉजी से स्टार्ट हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा कुछ बकवास नहीं करना है। 10 मिनट के अराउंड का वीडियो रखूँगा ताकि 30 क्वेश्चंस भी डिस्कस हो जाए और उसके एक्सप्लेनेशन भी मैं शॉर्ट में स्वीटली आपको बता दूँ, बराबर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो इधर दिया हुआ है वो है पॉलीसाइथेमिया इज डिफाइंड एज। अभी पॉलीसाइथेमिया का डेफिनेशन ही हमें पता है कि 65% मिलीग्राम परसेंटेज से अगर अपना हेमेटोक्रिट ज़्यादा है तो हम पार्शियल एक्सचेंज करते थे। हमें याद है, हम जब एनआईसीयू पोस्टिंग में थे तो हम ये कर चुके हैं। तो पॉलीसाइथेमिया का डेफिनेशन ही यही है कि मोर देन 65% अगर आपका हेमेटोक्रिट आता है तो उसको पॉलीसाइथेमिया के सिम्टम्स वगैरह सब हो सकता है, वो बेबी प्रोन है, वो सब कॉम्प्लिकेशन के लिए। तो हमें उसको ट्रीट करना है अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। इंटरनेट बंद है, सॉरी, राइट। तो ये हो गया अपना 65% आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एट 6 hours आफ्टर बर्थ a neonate is seen crying loudly with eyes closed and moving all four the limbs. There is no chest retraction. What will be the neonatal behavior assessment scale in this case? अभी इसमें पहले तो ऐसा मेरा सॉल्विंग का जो भी है फंडा वैसा है कि पहले मैं देखता हूँ कौन से पॉइंट क्वेश्चन में से अपने को निकालना अच्छा, मतलब मेन पॉइंट कौन से है। तो इसमें क्या है, 6 hour का बर्थ है, आफ्टर 6 hour, राइट। न्यूबॉर्न है, उसके 3 पॉइंट दिए है, क्राइंग लाउडली, आइज़ क्लोज है उसके, और मूविंग ऑल 4 लिम्स वेल। और बाकी कुछ नहीं है, चेस्ट रिट्रैक्शन नहीं है, वो ऐसे ही दिया हुआ है, उसका कुछ हमें करना नहीं है। अभी जो नियोनेटल बिहेवियर असेसमेंट स्केल है उसके 6 स्टेजेस आते हैं। तो उसमें अभी सब आपने देखा है कि सब स्टेजेस में से अगर कोमा है तो स्टेज 1 हो गया। अभी इसमें ऐसा है कि नॉट मूविंग कोमा टाइप, तो स्टेज 1। और स्टेज 6 है वो एक्टिव वे भी है। अभी इसमें सब दिया हुआ है, स्टेज 6 का जो भी है मैंने नीचे शेयर भी किया है, आप वो पढ़ सकते हैं, राइट। तो अभी इसमें स्टेज 6 आएगा। क्यों आएगा, सब लोगों ने इसमें ही ज़्यादा गलती की थी क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, न्यूरोलॉजी का एक क्वेश्चन है। क्राइंग लाउडली, आइज़ क्लोज है, चारों के चारों लिम्ब वो मूव कर रहा है। अगर आपको अभी देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ, ये रहा नियोनेटल बिहेवियर असेसमेंट स्केल। तो देखिए अभी नीचे से स्टार्ट करना हमें पढ़ना। तो स्टेज 6 जो है विगरस है, क्राइंग है, मूविंग ऑल 4 लिम्स वेल। तो जो भी हम डिलीवरीज मोस्टली अटेंड करते हैं, जो एनआईसीयू में नहीं जाते, जो लेबर रूम में मदर के पास जाते हैं, वो स्टेज 6 रहते हैं या तो स्टेज 5 रहते हैं मैक्सिमम। स्टेज 5 क्या है, तो क्योंकि वो जाग रहा है बच्चा, बट सम एक्टिविटी प्रेजेंट। कुछ रहते हैं ना ऐसे लेज़ी बच्चे की, मतलब डिलीवरी हो गया, थोड़ा रो लिया, उसके बाद नहीं तू जाने दे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वैसा टाइप का। तो स्टेज 5 हो गया। स्टेज 4 है, वो अवेक है एंड इनएक्टिव है, लिम ऐसे ही पड़ा है, ज़्यादा कुछ एक्टिविटी वगैरह नहीं दिखा रहा है, तो वो वैसे आएगा। फिर स्टेज 3 आ गया, वहाँ से हमें याद रखना है स्टेज 3, 2 एंड 1। 3 में क्या है, ड्राउजी है, नाइदर अस्लीप नॉर अवेक, सो भी नहीं रहा है जाग भी नहीं रहा है, उसको ही ड्राउजी बोल रहे हैं एक्चुअली। तो वो हमें देखते ही पता चल जाएगा।
NICU पोस्टिंग है या तो लेबर रूम में, आपने जब भी ऐसे बच्चे देखे ही रहेंगे। बट मैंने इन पर, मेरा खुद का बता रहा हूँ, मैंने ये स्कोर पहले नहीं पढ़ा था, ठीक है, आज देख लिया। स्टेज 2 है एक्टिव स्लीप REM पॉजिटिव एंड क्वाइट स्लीप नो REM। तो ये है, इतना डिफरेंस है इसका। ये हो गया अपना नियोनेटल बिहेवियर असेसमेंट स्केल, राइट। अभी आ गए हम इसके बाद का क्वेश्चन जो है, ये भी ऐसा ही था, पॉलीसाइथेमिया के रिगार्डिंग दिया था। वीनस हीमेटोक्रिट ओवर 65, या मैंने ये नहीं बताया था वीनस हीमेटोक्रिट, क्योंकि हम वीनस सिंपल ही लेते हैं, जो भी ब्लड सिंपल हम लेते हैं वो, तो उसके हिसाब से अभी इसमें ट्रीटमेंट का भी मैंने इसमें डाला था कि क्या है कि अगर 65 से 70% अगर आपका हीमेटोक्रिट है तो आपको क्या करना है कि उसको हाइड्रेशन देना है। हम कभी कभी IV पुश देते हैं और मॉनिटरिंग के अंडर रखते हैं, राइट। अगर वो 70 to 75 है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो सेम हाइड्रेशन दो, मॉनिटर करो। अगर सिम्प्टोमेटिक चाइल्ड है तो पार्शियल एक्सचेंज करो, मोर देन 75 है पार्शियल एक्सचेंज करो, राइट। अभी ज़्यादातर कंप्लीट एक्सचेंज नहीं होता है, तो वो वैसे वाला है, ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता। अगर स्टडी पर्पज़ के लिए, या तो फिर ऐसा कुछ है कि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न, ऐसा कुछ बेबी आ गया है, डिलीवर हुआ है, तो फिर सीनियर्स प्रीफर करते हैं ये सब करना, तो वैसा है। फिर अभी आ गया, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्लासिकल हिमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न अकर ऑन। अभी ये हमें पता है Day 2 to Day 7 में क्लासिकल जो रहता है वो हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न है, वो देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द पोंड्रल इंडेक्स ऑफ चाइल्ड विथ 2000 ग्राम एंड हाइट 50 सेंटीमीटर। अभी ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पोंड्रल इंडेक्स हम सबको पता रहता है कि क्या रहता है, ठीक है। तो अभी वेट जो रहता है पोंड्रल इंडेक्स में वो ऊपर रहता है, बच्चे का जो हाइट रहता है वो नीचे रहता है, इन सेंटीमीटर रहता है और वो ग्राम में रहता है। तो ये इजी क्वेश्चन है कि इन लोगों ने ग्राम और सेंटीमीटर में ही दिया है, राइट। 2000 ग्राम है एंड हाइट है उसका 50 सेंटीमीटर, तो 2000 डिवाइडेड बाई 50 50 50, क्योंकि वो उसका क्यूब आएगा, राइट। मल्टीपल बाई उसका 3 टाइम करना है हमें, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, 2000 डिवाइडेड बाई 50 50 50, तीनों के तीनों ज़ीरो चले जाएंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 रहता है। ये पोंड्रल इंडेक्स का वो है, तो अगर हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.6 आता है, राइट। अब यह गया है उसके बाद का, ए बेबी प्रेजेंट ऑन 14th डे ऑफ लाइफ विथ इक्टेरस, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, द अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इज़ 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अनकंजुगेटेड है, इतना ही हमें इसमें ध्यान रखना है। और कौन से डे पे प्रेजेंट हुआ है, वो है 14th डे पे हुआ है। फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल कोज। अभी कैन नॉट मतलब एक ऐसा है नीचे 4 ऑप्शन में से जो कंजुगेटेड है, या तो फिर वो 14th डे पे प्रेजेंट नहीं होता। तो हाइपोथायरॉयडिज्म, अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन में देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट मिल्क जो कंडीशन अगेन G6PD में अगेन अपने को देखने को मिलेगा, अनकंजुगेटेड है। नियोनेटल हेपेटाइटिस, ये ऐसा कोज है जिसमें हमें कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया मिलेगा। तो आपको अगर कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड का भी पता है तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, राइट। तो इसमें आएगा नियोनेटल हेपेटाइटिस, राइट। अब इसके बाद का क्वेश्चन है, बेबी बोर्न विथ मेकोनियम स्टेनलाइकर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इन अकाउंट ऑफ इन टर्मिंग ए बेबी विगरस। अभी ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया है, हम सोचने लगते हैं कि चलो अब गार स्कोर है, क्या देखना है इसमें, बट वैसा नहीं है। इन्होंने क्या दिया है, लॉजिकली है। मेकोनियम स्टेन वाला बेबी अपना, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, पूरा हरा ऐसे ग्रीन बॉल आता है, ग्रीन कलर का पूरा बेबी रहता है। तो उसमें हम उसका कलर नहीं दे सकते, साइनोसिस हमें नहीं दिखेगा कितना साइनोस्ड है बेबी। अगर अच्छा खासा वो मेकोनियम स्टेन लाइकर स्टेन बेबी है, उसके नेल पेंट्स है, उसके पाम सोल्स वो सब है, तो इसमें आएगा कलर है। ये लॉजिक तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ जो भी जिन लोगों ने गलती की है, या 25% वगैरह,
उन लोगों ने शायद ये लॉजिक से नहीं देखा है, ये लॉजिकल क्वेश्चन था। अभी आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द कॉजेज ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस विद इन 24 आवर एक्सेप्ट 24 घंटे के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है एक के अलावा। तो इसमें एक ऐसा है जो विद इन 24 आवर प्रेजेंट नहीं होता, मतलब बर्थ के तुरंत बाद। अब फर्स्ट राउंड के लिए जाते हो और आप देखते हो कि ओ वाओ बेबी येलो हो गया, तो ऐसा किस में नहीं होगा। तो हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न डेफिनेटली होगा ना। लार्ज डोज दे दिया विटामिन के का, क्योंकि इसमें ना कैसा रहता है, ये कुछ गवर्नमेंट सप्लाई में या तो प्राइवेट में विटामिन के की जो वाइल आती है वो 1 mg 2 mg या तो फिर 10 mg का रहता है। अभी कोई न्यूरेसी रहता है, किसी को ज़्यादा पता नहीं रहता, वो क्या रहता है अपने को पता रहता है कि सिर्फ विटामिन के देना है, या तो नर्सिंग स्टाफ है कोई भी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट वैसे रहता है कभी कभी बहुत लार्ज डोज है वो 1 ml इन 10 mg इन 1 ml वो दे दिया, तो कभी कभी कोई बेबी प्रोन रहता है तो उसमें देखने को मिलता है। तो विटामिन के हम बर्थ पे देते हैं तो वो भी देखने को मिलेगा। क्रिगनल नजार एंड गिलबर्ट जो दो है अपना सिंड्रोम्स, वो भी अपने को देखने को मिल सकते हैं, बट नियोनेटल हेपेटाइटिस विद इन 24 आवर तो नहीं आएगा, ये तो श्योर शॉर्ट है। तो फिर उसका आंसर वही आएगा। बस इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न। अभी डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न तो मोस्टली हम 160 ml पर kg यूज़ करते हैं। पर kg 160 ml ब्लड हमें यूज़ करना है और बच्चे का एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न करते हैं हम। और इसमें एक फैक्ट और भी है कि अराउंड 87% जो ब्लड रहता है वो हम इसको मतलब पूरा का पूरा एक्सचेंज कर देते हैं, इसलिए हम इसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न बोलते हैं, राइट। 87% बच्चे का जो ब्लड रहता है वो बदल दिया जाता है और उसमें कितना यूज़ करते हैं, अप्रोक्स 160 ml पर kg से, राइट। तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है, तो उसमें क्या क्या रहता है। तो अभी इसमें क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ऐसा कौन सा है कि जिसमें हम नॉट ए कॉम्प्लिकेशन, जो कॉम्प्लिकेशन में नहीं आता, बाकी सब कॉम्प्लिकेशन में आता है। हाइपोग्लाइसेमिया में बच्चे जाते हैं, हमें पता है, आपने भी पता है। अगर आपने नहीं किया है तो मतलब कहीं ना कहीं तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन पढ़ते ही है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हाइपरकैलेमिया होता है, क्योंकि हम बाहर का ब्लड उसको बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हाइपोकैल्शियमिया भी देखने को मिलता है, बट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं दिखता। तो ये उसका कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसका भी मैंने एक फ़ोटो नीचे शेयर किया है यही चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं, राइट। तो इसमें आएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें भी बहुत लोगों ने गलतियाँ की हैं, तो जनरली हम ज़्यादा लोगों को करने को नहीं मिलता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। अगर किया भी है तो हमें सिर्फ करना आता है, या तो फिर हमने वो फोकस नहीं किया रहता स्टडी पे। अभी इसके बाद है ट्रू अबाउट नियोनेटल हेपेटाइटिस इज़। ट्रू अबाउट नियोनेटल हेपेटाइटिस इज़, तो अभी इसमें ट्रू कौन सा है वो दिखाना है। तो अल्टर लोब्यूलर आर्किटेक्चर, फोकल हेपेटोसेल्युलर नेक्रोसिस, एब्सेंस ऑफ बाइल डक्ट, क्या सब सही है। तो इसका क्वेश्चन आएगा, आई थिंक ये तो मेरे लिए भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे। ट्रू अबाउट नियोनेटल हेपेटाइटिस इज, ऑल आर ट्रू रखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि अपने को लगता है कि चलो फर्स्ट और सेकंड सही है, एब्सेंस ऑफ बाइल डक्ट जो रहता है, क्योंकि हेपेटाइटिस में क्या रहता है कि जब हेपेटोसाइट जो स्वोलन हो जाते हैं तभी बाइल डक्ट जो है वो कंप्रेस होती है, और जैसे ही बाइल डक्ट अपनी कंप्रेस होगी तो उसमें एब्सेंस ऑफ बाइल डक्ट मिलता है। कोई भी हेपेटाइटिस हम लेते हैं तो उसमें ये देखने को मिल सकता है इन एडवांस स्टेज, तो इसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। अदरवाइज अल्टर लोब्यूलर आर्किटेक्चर होता है, फोकल हेपेटोसेल्युलर नेक्रोसिस, ये सब चीज़ें तो हम हेपेटाइटिस में देखते ही है, राइट। अभी इसके बाद का क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोलेस्टेटिक जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न इज। कोलेस्टेटिक जॉन्डिस मतलब कि कंजुगेटेड जॉन्डिस, राइट। तो उसमें आएगा कौन सा आएगा, हाइपोप्लाजिया ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट नहीं, नियोनेटल हेपेटाइटिस आना चाहिए, राइट। क्यों,
क्योंकि वो कंजुगेटेड है, हमने पहले डिस्कस ऑलरेडी किया है। अब इसके बाद का जो है क्वेश्चन वो है 3.5 kg टर्म मेल चाइल्ड है, 3.5 kg है, बोर्न ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, उसका प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ, बोर्न हो गया, अच्छा है, टर्म है 3.5 है। डेवलप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बर्थ, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ एट बर्थ पे, नॉट रिस्पोंडेड टू सरफेक्टेंट, उसको सरफेक्टेंट भी दिया बट उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर वो सोचा कि चलो कुछ कार्डियक रहेगा, नथिंग, उसमें भी कुछ नहीं। एक्सरे उसका किया गया तो उसमें क्या आया, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, और उसका कल्चर भी किया गया तो वो नेगेटिव है। अभी एक्सरे में एक ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, CVS निकल गया आपका, सेप्सिस निकल गया, और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है वो अपने को हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में दिखने को मिलता है, बट क्या है कि 3.5 kg है, टर्म चाइल्ड है, अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कुछ ऐसा रहेगा इसमें। अभी 1 month फीमेल सिबलिंग डाइड बिफोर, ओके, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, TAPVC तो आएगा नहीं क्योंकि इको नॉर्मल है, मेकोनियम एस्पिरेशन आएगा नहीं कि अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है, नियोनेटल पल्मोनरी प्रोटीनोसिस अगर आपको नहीं भी पता है तो ये अभी रखते हैं। डिफ्यूज हर्पेस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन, सेप्सिस नहीं है, कल्चर नेगेटिव है, तो इसका आंसर वैसे भी यही आएगा। बट एक फैक्ट बता देता हूँ कि कभी भी अगर फैमिली हिस्ट्री आती है कि हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न जैसा पिक्चर है आपका, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, एक्सरे में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, बाकी सब नॉर्मल है, तो इन दिस कंडीशन उसका आंसर यही आएगा। बहुत मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, नीट, PGI, कोई भी आप स्टेट का ले लो, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये एम्स में भी बहुत बार आ चुका है। मतलब ऐसा घुमा फिरा कर पूछते रहते हैं, नियोनेटल पल्मोनरी एल्वेरियल प्रोटीनोसिस, राइट, थोड़ा सा पढ़ लेना, मैंने डाला भी है नीचे। रिस्क फैक्टर फॉर NEC एक्सेप्ट, रिस्क फैक्टर फॉर नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस एक्सेप्ट, तो अर्ली फीडिंग करते हैं। अगर NICU में कोई बच्चा एडमिट है आपका और उसको आप धीरे धीरे फीड स्टार्ट करते हैं, एक बार स्टेबल हो जाए उसके बाद करते हैं, तो अर्ली फीडिंग उसका रिस्क फैक्टर है। एपनिया है तो भी हम नहीं देते फीडिंग, या तो फिर उसमें NEC का चांसेस रहता है। ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली ये क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, उसको एज वेज देना चाहिए, बट हाँ फिर भी ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग का ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से अपने को ये NEC होता है, तो उसका आंसर तो ब्रेस्ट फीडिंग ही आएगा। प्री मैच्योरिटी तो आपको पता है उसमें तो होता ही है। तो अर्ली फीडिंग की कुछ कुछ लोगों ने आंसर किया था, बट अर्ली फीडिंग ऐसे हम सोचते हैं तो वो NEC जनरेट कर सकता है, वो स्टेसिस होता है, उसके बाद आपको पता है NEC का जो पैथोफिजियो है वो। उसके बाद का क्वेश्चन है, इन बेबी मोर देन 34 वीक्स एडिक्वेट मेथड टू गिव न्यूट्रिशन इज़। अभी 34 के बाद अपना ये जो कोऑर्डिनेशन होता है सकिंग स्वॉलोइंग का वो आ जाता है, राइट, तो उसमें हम ब्रेस्ट फीड ही करेंगे बच्चे को। 31 to 34 का बीच का बेबी है तो उसको हम कटोरी स्पून देंगे पहले तो, और अगर उससे भी छोटा है तो उसको हम नेज़ोगैस्ट्रिक देते हैं या तो फिर गवाच फीडिंग देते हैं, वो प्रेफरेबल है। और बहुत ही छोटू है तो उसको हम IV, ये भी मैंने नीचे डाला हुआ है तो वो आप एक बार रेफ़र कर लेना। वीडियो में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो टाइम ज़्यादा हो जाता है फिर। हाँ, अभी आया है कोलोस्ट्रम सिक्रेटेड ड्यूरिंग ब्लैंक डेज आफ्टर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कितने दिन तक कोलोस्ट्रम सिक्रेट होता है उसका ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 3 दिन तक वो सिक्रेट होता है। लोगों ने लिखा है 1 डे, लॉजिकली देखा जाए हमने कहीं पे भी सुना है फैमिली में वगैरह 1 डे रहता है, पहले दिन आता है, बट ऐसा नहीं है, 3 दिन तक कोलोस्ट्रम रहता है, ऐसा बुक्स में लिखा है, मुझे भी नहीं पता था। तो अभी है सीजर विथ वर्स्ट प्रोग्नोसिस, टॉनिक, क्लोनिक, मायोक्लोनिक एंड सटल। तो अभी सीजर विथ वर्स्ट प्रोग्नोसिस ऑलवेज मायोक्लोनिक। फैक्चुअल क्वेश्चन, मेकोनियम एस्पिरेशन डन थ्राइस बट नो ब्रीदिंग अकर्स। नेक्स्ट स्टेप वुड बी, मेकोनियम एस्पिरेशन हुआ है, एस्पिरेट किया है, मतलब मेकोनियम स्टेन लाइकर वाला बेबी डिलीवर हुआ है। अभी आप खुद सोचिए, अगर आप लेबर रूम में है, आपने ये सब बेबी आया, पहले आप सक्शन करते हैं। हमारे HODs ऐसे हमें सिखाते थे,
एम पहले कौन सा आता है, एम आता है, तो माउथ फर्स्ट फिर नोज़, पहले माउथ सेक्शन करो फिर नोज़ सेक्शन करो, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, बेबी को ड्राई करते हैं, राइट, तुरंत ड्राई करके उसको स्टिमुलेट करके, एक्चुअली ड्राइंग की स्टिमुलेशन होता है। ड्राइंग में अगर नहीं हो पाया उसका ब्रीदिंग स्टार्ट, तो हम उसके सोल पे फ्लिक करते हैं तो फिर बैक पे रब करते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो स्टार्ट करेंगे, बट नेक्स्ट स्टेप नहीं है वो। चेस्ट कंप्रेशन डायरेक्ट तो हम करेंगे नहीं। फिर है स्टार्ट बैक एंड मास्क वेंटिलेशन, तो वो भी नहीं होगा। फिर है स्टार्ट फ्लिकिंग द सोल, तो ये हो गया, राइट। तो इसलिए इसका ये आएगा। बैक एंड मास्क हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। ये 64% जो भी है लोगों ने ये क्वेश्चन डाला था कि स्टार्ट बैक एंड मास्क वेंटिलेशन, इतना जल्दी नहीं होता। अगर आपने सेक्शन किया है तो उसके बाद पहले आप उसको बेबी को ड्राई करते हो, उसके लिए 1-2 सेकंड ही लगते, ज़्यादा नहीं लगता। सोल पे ऐसे फ्लिक किया आपने, अगर नहीं हुआ तो फिर आगे सब सही है, ठीक है। फिर इन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सीरम बिली जनरली डज नॉट एक्सीड। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में ऐसा लिखा है कि 15 के ऊपर नहीं जाता, 15 के ऊपर जाता है तो उसको हम फोटोथेरापी वगैरह देते हैं। 3.5 kg 3.3 ऐसा कुछ बेबी है तो। फिर न्यूनेटल सेप्सिस इज सेड टू बी ऑफ अर्ली ऑनसेट इफ़ द ऑनसेट इज़ विद इन हाउ मेनी आवर्स ऑफ बर्थ। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, लेट ऑनसेट सेप्सिस आपने देखा रहेगा, विद इन 72 आवर रहता है तो अर्ली ऑनसेट रहता है, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है 1.5 kg प्री मैच्योर 34 वीक्स बेबी बोर्न बाय इमरजेंसी सीजरियन सेक्शन। 1.5 किलो का है, 32 वीक्स पे ही इमरजेंसी सेक्शन में उसको डिलीवर करवा लिया है। नाउ डेवलप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विथ ग्रंटिंग, उसको डिस्ट्रेस है एंड ग्रंटिंग है। बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, बेस्ट नेक्स्ट मैनेजमेंट होना चाहिए एक्चुअली। मोस्ट ऑटो थ्रू हेड बॉक्स, अभी इतना छोटा बच्चा है, हेड बॉक्स तो नहीं डालेंगे यार। मैकेनिकल वेंटिलेशन डायरेक्ट नहीं जाएंगे। सरफेक्टेंट थेरापी एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन कर सकते हैं। एंड बुक्स में इसका आंसर सीपेप दिया है, मैंने इसका पढ़ा था कि, तो बोलते हैं कि अगर डिस्ट्रेस है और ग्रंटिंग है तो सीपेप लगा के देखते हैं, इसलिए उसका आंसर सीपेप आता है। अदरवाइज सरफेक्टेंट थेरापी एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन ये थोड़ा क्वेरी वाला है, क्योंकि बेस्ट मैनेजमेंट वही रहता है। मुझे भी वैसे ही था, बट बुक्स आर मेंशनिंग लाइक दैट कि सीपेप बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा उसमें हम इंटरवेंशन नहीं करते, या तो फिर इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है वो, तो उससे अगर मेंटेन होता है तो वो बेस्ट है। पहले वैसे करके दिया हुआ है। बाकी अगर कोई दूसरी बुक में अगर आपको रेफरेंस मिलता है तो प्लीज़ मुझे बताना। फिर नेक्स्ट है न्यूबॉर्न बेबीज आर एबल टू ब्रीथ एंड सक एट द सेम टाइम ड्यू टू। अभी हमें पता है कि न्यूबॉर्न सकिंग एंड swallowing एक साथ कर पाते हैं। वो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उसका लेरिंग्स हाई रहता है, फेरिंग्स नहीं। ये मैंने जानबूझ के डाला था, फेरिंग्स लेरिंग्स एनाटॉमी थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए, बट नहीं, हाई लेरिंग्स रहता है, उसकी वजह से ये रहता है, ठीक है। तो याद रखना। पी नेक्स्ट है परसिस्टेंट मोरोज रिफ्लेक्स फॉर 6 to 7 वीक्स इंडिकेट। एक्चुअली एम्स का क्वेश्चन था, 6 to 7 मंथ था उसमें, तो उसमें आएगा ब्रेन डैमेज, बट 6 to 7 वीक्स है डेफिनेटली। वो तो तभी तो रहेगा ना 6 वीक्स, मतलब 1 महीने का ही बच्चा है, तो उसमें नॉर्मल चाइल्ड ही आएगा, ठीक है। अभी उसके बाद का क्वेश्चन है ए बेबी ऑन एग्जामिनेशन शोज यूनिलेटरल मोरोज रिफ्लेक्स। एक साइड ही मोरोज रिफ्लेक्स देखने को मिल रहा है विथ पॉजिटिव पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स। पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स है। अभी साइट ऑफ रीजन क्या हो गया, तो ये हो गया अपना फर्स्ट ईयर एनाटॉमी हाउस पॉलिसी, राइट। C5 C6 ब्रेकियल फ्रैक्चर हम ड्रॉ करते थे एनाटॉमी के डिसेक्शन हॉल में जाके, ये सब याद आ गया, हाँ शायद याद आ गया सबको। कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, न्यूनेटल न्यूमोनिया ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अभी न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है एम्पेसिलिन जेंटामाइसिन,
ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। हम जो भी यूज़ करते हो, पेरीफेरी में है, कोई भी है, हायर इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी कुछ लोग हायर एंटीबायोटिक या तो फिर ये सब करते हैं। बट फर्स्ट जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट करते हैं एम पी जेंटा से। अगर एम पी जेंटा से अगर नहीं हुआ तो उसके बाद हम जाते हैं ये थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन एंड ये आपने जो 18% ने सेलेक्ट किया है एमिका पे, या तो फिर जेंटा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं होता तो फिर पिप्टाज अमिका जाता है। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो फिर कल्चर आ गया है तो उसके हिसाब से, या तो फिर मेरो जाओ, कोलिस्टीन जाओ विथ अमिका एंड वैसे जाता है ये। तो फर्स्ट लाइन ये है। उसके बाद सेकंड लाइन अपने जो लोग 18% ने सेलेक्ट किया वो, तो ऐसा है। मैंने जहाँ पे किया था वहाँ पे भी डायरेक्ट सेकंड लाइन से स्टार्ट होता था, तो ठीक है। बट क्वेश्चन आंसर के लिए जो फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट लाइन है। अभी ये आ गया डेफिनेशन फैक्ट वाला क्वेश्चन है। अपनी ऑफ प्रीमेचुरली लास्ट 4, अगर 20 सेकंड तक है, इसका डेफिनेशन ही है सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन फॉर 20 सेकंड इज नोन एज अपनिया। उसके बाद है न्यूबॉर्न रिफर टू कैजुअलिटी, मतलब कुछ इमरजेंसी है, एज अ केस ऑफ कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया। अभी उसको डायफ्रेगमेटिक हर्निया डायग्नोस हो चुका है। द फर्स्ट क्लिनिकल इंटरवेंशन इज कैजुअलिटी में आपके पास अगर ऐसा कोई बेबी आया लेबर रूम से कि भाई चलो इमरजेंसी है, इसका करो कुछ आप लोग, तो क्या करोगे? इंसर्ट सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन। क्यों भाई सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन क्यों करना है? उसको तो रेसिपी का कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें तो कुछ आएगा नहीं। सेकंड है स्टार्ट बिग एनवास विथ ऑटो। अगेन आपको पता है कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया में बेगन मास कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आप पंप करोगे वो और अंदर घुसता जाएगा। इंसर्ट नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये कर सकते हैं, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन होगा, ज़्यादा लूप अंदर जाएगा नहीं, तो ये हो सकता है। लास्ट वन है वेंटिलेट विथ हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर। वेंटिलेट इंक्यूबेट करते हैं हम ओटी तक, बट तुरंत नहीं करते। फर्स्ट क्लिनिकल इंटरवेंशन पूछा गया है तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब ही आएगा, ट्यूब डालोगे आप। सबने सही दिया है ऑलमोस्ट। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक रेडियोलॉजिकल फीचर ऑफ ट्रांजिएंट टेकेपनिया ऑफ न्यूबॉर्न इज, तो रेटिकुलोग्रेन्युलर अपीयरेंस नहीं, लो वॉल्यूम लंग्स, लो वॉल्यूम रहता ही नहीं उसमें, क्यों लो वॉल्यूम रहेगा। फिर है प्रोमिनेंट हॉरिजॉन्टल फीसर एंड एयर ब्रोंकोग्राम। एयर ब्रोंकोग्राम जो है वो हिमोलिटिक हाइलेंड मेम्ब्रेन डिजीज़ का है, इसका नहीं है तो वो नहीं आएगा। प्रोमिनेंट हॉरिजॉन्टल फीसर आएगा। ये क्यों दिखता है? क्योंकि ट्रांजिएंट टेकेपनिया ऑफ न्यूबॉर्न में लंग्स में से फ्लूइड क्लियर नहीं हुआ है। अगर ये फ्लूइड क्लियर नहीं हुआ है तो वो अपने जो लंग के जो लोब्स है उसके बीच में वो जमा हो जाता है, और वो दो फीसर के बीच में हमें अपने को ओरिजिन दिखता है। दो मतलब राइट में जो लोब है लंग्स के उसके बीच में है, तो एक्सरे में आपको वो दिखता है, तो इसलिए आएगा उसका आंसर प्रोमिनेंट हॉरिजॉन्टल फीसर। उसके बाद का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल मोड ऑफ हीट एक्सचेंज इन एन इन्फेंट इंक्यूबेटर। इधर लोगों ने बहुत मतलब मिक्स आंसर आया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये फैक्ट मुझे भी पहले नहीं पता था इसका। रेडिएंट वार्मर है तो रेडिएशन आएगा, अगर इंक्यूबेटर है तो कन्वेक्शन आएगा। हीट लॉस और हीट गेन का बच्चे का यही रहता है। ये चार दिए है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन, ये चारों से हीट लॉस भी होता है। बट हीट गेन जो होता है बच्चे में, अगर NICU में है, लेबर रूम में है, कहीं भी है, तो या तो रेडिएशन से होगा या तो कन्वेक्शन से होगा। अगर रेडिएंट वार्मर है तो वो रेडिएशन आएगा आपका आंसर, 31% सही हुआ। अगर इंक्यूबेटर है तो फिर कन्वेक्शन आएगा जो 50% ने दिया है। कंडक्शन इवापोरेशन कुछ होता ही नहीं है इसमें, ऐसे आता ही नहीं है। ठीक है, अभी आ गया इमेज क्वेश्चन है। तो नीचे जो इमेज दी गई है, हार्ड प्लेट में दो ऐसे डॉट्स है, ऐसे पॉल जैसे, तो उसको एप्स्टीन पॉल बोलते हैं, राइट। पॉल से तो एप्स्टीन पॉल, ठीक है, इजी रहता है ऐसा याद रखना। सब कैसे ही याद रखेंगे।
उसके बाद है ग्रीमेश विथ अपगार स्कोर। अभी अपगार हम कैसे याद रखते हैं, सबका मतलब मोस्टली लोग ऐसे ही याद रखते हैं कि ए से अपीयरेंस, पी से पल्स, जी से ग्रीमेश, ए से एक्टिविटी, आर से रेस्पिरेटरी। तो जी मतलब ग्रीमेश है, अभी उसमें कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो आएगा, आपको पता है। ग्रीमेश है तो 1 आएगा, फिर स्नीजिंग है या तो फिर क्राइंग है लाउडली तो 2 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 1, ग्रीमेश है, राइट। 3 तो आता ही नहीं है भाई अब घर में, 22% ने 3 क्यों दिया है पता नहीं, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक सेगमेंट का था तो इसलिए। लास्ट क्वेश्चन है अपना, रिजोल्यूशन ऑफ फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया अकर्स एट विच वीक ऑफ जेस्टेशन। ये इंट्रायूट्राइन वीक्स की बात कर रहे हैं। पहले जो ये रहता है फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया रहता ही है इंट्रायूट्राइन में, वो 10th वीक पे, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 10th वीक पे वो अंदर चला जाता है और वो क्लोज हो जाता है, राइट। तो फिर इसके बाद मैंने ऐसे अब मेरे चैनल पे ये डाला भी है आंसर्स। डेली का एक्टिविटी ऐसा ही रहेगा। कल मैंने न्यूनेट कवर किया था, आज उसके आंसर्स दे रहा हूँ। कल नाइट में मैं देने वाला था बट थोड़ा सा कुछ काम आ गया तो नहीं दे पाया। यहाँ पे भी ये दिया है, अनकंजुगेटेड कंजुगेटेड का है चार्ट, फिर रिस्क फैक्टर है अपना ये NEC के। फिर ये मैंने जो आपको बताया था कि क्या करेंगे हम, तो लेस देन 30 वीक है, लेस देन 1.2 kg है, तो उसको एट बर्थ IV फ्लूइड से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 to 3 डेट पे गवाच फीडिंग करेंगे, और 2 to 4 वीक्स पे कटोरी स्पून, एंड 4 to 6 वीक्स के बाद उसका ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि 6 वीक्स के बाद, 4 to 6 वीक्स के बाद वो 30 वीक वाला 34 to 36 वीक का हो जाएगा, ठीक है, वैसे देखना है। तो अभी अपना आंसर था मोर देन 34 वीक्स है। ब्रेस्ट फीडिंग इफ़ ऑन सेटिस्फैक्ट्री ट्राई कटोरी स्पून फीड, अगर नहीं ले रहा है तो बराबर है, अदरवाइज 34 के बाद या तो 1.8 kg का जो भी आता है उसके बाद हम ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखते हैं बेबी को। 30 to 34 है तो बर्थ पे गवाच फीडिंग जाएगा, उसके बाद जाएगा कटोरी स्पून, उसके बाद 3 डेज़ के बाद ये जो भी है अपना ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जाएगा 2 to 4 वीक्स, राइट। 34 एक याद रख लोगे तो भी हो जाएगा आपका। अभी ये है डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न, DVET जो भी है, हाँ, तो उसके जो भी कॉम्प्लिकेशंस है ये मैंने आपको बोले थे। उसके कॉम्प्लिकेशन में आएगा हाइपरकैलेमिया, अपने क्वेश्चन में था वो, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस आएगा। बाकी तो ये ब्लड ब्रॉन जो ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं वो आता है। ब्लीडिंग आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है और क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से। फिर CVS के कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं। अम्बिलिकल वेन से आप सब दे रहे हो तो अम्बिलिकल वेन, पोर्टल वेन परफोरेशन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस होता है, एम्बोलाइजेशन होता है, एरिथमियास हो सकता है, ये सब हो सकता है। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन छोटे में दो, बड़ों में दो, उसका रिएक्शन आ सकता है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज हो सकता है, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिक्स, इन फ्यूचर पोर्टल हाइपरटेंशन, ये सब होता है, ठीक है। तो ये था आज का, चलो ऑल द बेस्ट, ज्वाइन करते रहो, पढ़ते रहो। ये मेरा चैनल है, आप टेलीग्राम पर अगर ये सर्च करेंगे PDCET DCH तो वो आ जाएगा, राइट। ये फायर वाला है ताकि अपने अंदर एक फायर चलती रहे। लास्ट 55 डेज बचे हैं तो लेट्स प्रिपेयर टुगेदर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू, ऑल द बेस्ट वंस अगेन।